बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। तो एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी बच्चों। और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इसके साथ ही बच्चों ध्यान रखें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको कक्षा 8 साइंस के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये है आपका कक्षा 8 साइंस के अंतर्गत पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और जैसे ही बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, हम आपको लिए चलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से समझें और उन्हें याद करें। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये आपका पाठ है और इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं ये पाठ के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान के अंतर्गत पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चलते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर पर। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस पाठ के अंतर्गत आपने क्या कुछ सीखा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, नंबर 1, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा हमें? वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा ताकि बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध हो सके। दूसरी बात आपने इस पाठ में जानी बच्चों कि किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। आई बात समझ में? फसल किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। नंबर तीसरी बात आप याद रखेंगे, भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? रबी की फसल और खरीफ की फसल। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की फसलें, रबी और खरीफ की फसल। आगे चौथा पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे ना। अगला है बच्चों 5वां पॉइंट आपको, बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। याद रखेंगे। नंबर 6, मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग या उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। 7वां पॉइंट आपके लिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं आप समझे ना। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। आगे निराई एवं अवांछित या बेकार एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। अगला पॉइंट है, कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना। याद रखेंगे। 10वां है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। और इसके बाद 11वां पॉइंट है बच्चों, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए भंडारण जरूरी है। और 12वां पॉइंट याद रखेंगे, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन। तो यहाँ पर ये थे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर, इन आप जो है
10-12 जो भी पॉइंट हैं इनको आप याद रखेंगे कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा। ठीक है, इसके बाद आइए बच्चों चलते हैं पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में, और सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यही है ना आपका पहला प्रश्न। और यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं आपके लिए, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। ठीक है, और ये कै वाला प्रश्न है आपके लिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा, अभी हम बताएंगे आपको, आप देखते रहें। और ख वाला है बच्चों, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, यहाँ पर जो है आपको लिखना है, क्या लिखना है अभी हम बताएंगे आपको, आप जुड़े रहे हमारे साथ। और ग वाले में क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, और यहाँ पर फिर आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है अभी बताते हैं बच्चों। और घ वाला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, और ये 2 जगह यहाँ पर खाली है, तथा आवश्यक है। तो क्या क्या आप यहाँ पर लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कै वाले में यहाँ पर लिखेंगे आप फसल, और ख वाले में तैयारी, ग वाले में तैरने, और घ वाले में पोषक जल। 2 है ना वहाँ पर, तो एक में लिखेंगे पोषक, एक में लिखेंगे जल। तो फर्स्ट वाले में कै वाले में लिखेंगे, ये था आपका कै, यहाँ पर एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, फसल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फसल, और यहाँ पर जो आप लिख देंगे तैयारी। ठीक है, दूसरे में तैयारी, और तीसरे में लिखेंगे तैरने, आपको जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ग में तैरने और घ में पोषक तथा जल। यहाँ पर जो है पोषक लिखेंगे, यहाँ पर जल। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। और आप देख रहे हैं ना, कॉलम ये है और कॉलम बी, और यहाँ पर आपने मिलान करना है। और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है खरीफ फसल, इधर लिखा है ए मवेशियों का चारा, और सेकेंड में लिखा है रबी फसल, साथ में फॉस्फेट, और यहाँ पर यूरिया एवं सुपर बी में। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक में रासायनिक उर्वर, और सी वाले में पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं अवशेष। और उसके बाद जो है अगले में लिखा है यहाँ पर कार्बनिक खाद, गेहूं, चना, मटर, और ई में लिखा है यहाँ पर धान एवं मक्का। उत्तर क्या करेंगे आप, किस प्रकार से मिलाएंगे, तो आप फर्स्ट के साथ में ई मिलाएंगे, सेकेंड के साथ में डी, और थर्ड के साथ में बी, और फोर्थ के साथ में सी। क्या समझे आप, फर्स्ट के साथ में ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये फर्स्ट है आपका, और इसके साथ आप क्या मिलाएंगे, ई वाला। ई वाला कौन सा है, ये है धान एवं मक्का। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनका मिलान करें, फर्स्ट के साथ में ई, और सेकेंड के साथ वाला डी, और थर्ड के साथ मिलाएंगे बी, और फोर्थ के साथ सी को मिला लेंगे, और आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। और किसके देने आपने 2 उदाहरण, नंबर 1 खरीफ फसल का, और नंबर 2 रबी फसल का। तो आप जानते हैं खरीफ फसल में क्या क्या उत्पादन होता है, तो खरीफ फसल में लिखेंगे आप धान एवं मक्का। किसकी फसल होती है खरीफ के टाइम पे, धान एवं मक्का। और रबी की फसल में क्या क्या आती है फसलें, गेहूं और चना। क्या लिखेंगे, खरीफ में धान और मक्का, रबी में लिखेंगे गेहूं और चना। ये 2 उदाहरण हो जाएंगे आपके इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो आपने इन पर लिखना है, मिट्टी तैयार करना, इस पर 1 पैराग्राफ, बुआई पर 1 पैराग्राफ, और निराई पर भी 1 पैराग्राफ, और थ्रेसिंग पर भी 1 पैराग्राफ। यानी इन चारों पर आपने 1 पैराग्राफ लिखना है, इनके बारे में आपने जानकारी देनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम मिट्टी तैयार करना। तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे आप, और क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे मिट्टी तैयार करना। और फिर लिखेंगे यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोला बनाना समझते ना आप, मुलायम और भुरभुरी हो जाती मिट्टी। ठीक है, और पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पहले के बारे में पैराग्राफ, मिट्टी तैयार करना।
इस प्रकार से आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है बच्चों बुआई। क्या है यहाँ पर? बुआई। और बुआई में हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। ठीक है, बुआई क्या कहलाता है? उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद उन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी कि ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। और कौन कौन सी विधियाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप? परंपरागत औजार विधि और सीड ड्रिल से दोनों प्रकार से बुआई की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरे के बारे में, ख यानी बुआई पे एक पैराग्राफ। अगला है बच्चों निराई। और निराई पर आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल देंगे, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। किसे कहते हैं निराई? खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक एवं तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। आप देखते हैं ना कई बार खेतों में जो हमारी फसलें होती हैं उनके बीच में घास, जंकाड़ या बेकार की वस्तुएं जम जाती हैं, या बेकार के जो पौधे जम जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हटाना ही खरपतवार का नाश करना कहते हैं, या खरपतवार कहते हैं उन सबको। उन्हें आपको हटा देना चाहिए खेत के बीच में से। जो फालतू फसलें होती हैं, फालतू चीज़ें होती हैं, उनको हटाना ही खरपतवार को हटाना। और यहाँ पर स्रेचिंग है, चौथा लिखेंगे आप घ वाला स्रेचिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को स्रेचिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? स्रेचिंग। स्रेचिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटक कर या विनोइंग द्वारा अलग करते हैं, और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा धान या गेहूं की फसल जब कट जाती है उसके बाद किस तरह से बीजों को अलग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्रेचिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। चारों के बारे में एक एक पैराग्राफ आपने लिखना था यहाँ पर। और कौन से चारों बारे में? यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी तैयार करना, बुआई के बारे में लिख सकते हैं, निराई के बारे में लिख सकते हैं, और स्रेचिंग के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। क्या लिखना आपने? जो उर्वरक है ये खाद से किस प्रकार अलग है। खाद और उर्वरक में अंतर आपने बताना है। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले खाद। खाद क्या होती है? नंबर 1, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 2 लिखेंगे खाद खेतों में बनाई जाती है। नंबर 3, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। और नंबर 4, इससे पादप या पादक पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, और यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। तो ये थी आपके लिए खाद के बारे में जानकारी। अब लिखेंगे आप उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे उर्वरक। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। यह पानी में घुलनशील, क्या लिखेंगे? घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप उर्वरक के बारे में हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। और यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे आप साथ ही साथ लिखेंगे उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधारा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं ना खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ये खाद के बारे में और फिर उर्वरक के बारे में अच्छे से लिखें बच्चों, याद भी करें। अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपने यहाँ पर सिंचाई के बारे में लिखना है।
फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या होता है सिंचाई? फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। करते हैं ना आप भी अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं सिंचाई में? पानी तो देते हैं। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% यानी कि 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब आगे लिखेंगे, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं और किस किस तरह से सिंचाई की जा सकती है। नंबर 1, छिड़काव तंत्र द्वारा। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि यानी कि जो समतल नहीं होती है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आई बात समझ में? किस मिट्टी के लिए? बलुई मिट्टी के लिए, जिसमें बालू या रेत अधिक होती है। तो इसमें क्या होता है? छिड़काव तंत्र के लिए छिड़काव तंत्र विधि से सिंचाई की जाती है। अगला है बच्चों ड्रिप तंत्र, यानी कि ड्रिप जो विधि है उसे सिंचाई की जाती है। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है या पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा? ड्रिप तंत्र। याद रखेंगे ड्रिप तंत्र। अगला है प्रश्न बच्चों 7वां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। यानी कि बेमौसम। क्या समझे आप? गेहूं का मौसम नहीं होता ना उस टाइम, तो अगर इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे, गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। क्या समझे आप? एक बार फिर से पढ़ें। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। और खरीफ ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक। याद रखेंगे टाइम। खरीफ ऋतु का जो समय होता है कब तक होता है? जून से सितंबर तक। इस समय वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। किसको? खरीफ ऋतु को वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब क्या समझे बच्चों आप? गेहूं को इतना अधिक मात्रा में पानी नहीं चाहिए, इसलिए वे बरसात की ऋतु में नहीं हो पाएंगे और सड़कर खराब हो जाएगी गेहूं की फसल। 8वां प्रश्न है बच्चों, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से, एक बार फसल उगाई, दोबारा उगाई, तीसरी बार उगाई, बार बार अगर हम लगातार जो है फसल उगाएंगे खेत में तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए, यानी कि एकदम खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, फसल चक्रण है। आप यहाँ पर चक्रण लिखें। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। यानी कि लगातार एक ही किस्म की फसल ना उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः जो है पूरण होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न और उसका उत्तर। 9वां प्रश्न है बच्चों, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं, खरपतवार के बारे में भी हमने आपको पहले भी बताया। खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी बेकार पौधे उग जाते हैं। आपने देखा होगा गेहूं या धान के बीच में कई जो है बेकार पौधे उगे होते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले भी हो सकते हैं। बच्चों, उनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूखे मर जाते हैं। क्या है? फसल उगाने से पहले खेत जोतकर। आई बात समझ में? इतना समझे आप किस तरह से हटा सकते हैं? फसल उगाने से पहले खेत जोतकर। इससे क्या होगा? इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। यानी खेत में जो जमे होंगे फालतू बेकार के पौधे वो क्या होंगे? सूखकर उखड़ जाएंगे
जब उखड़ जाएंगे तो फिर सूख कर मर जाएंगे। नंबर 2, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ना। यानी कि आप देखते हैं कि खेत में कुछ बेकार पौधे जमे हुए हैं तो उनको आप जो है खुरपी हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नंबर 3 तरीका है खरपतवार से बचने का। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। कई केमिकल या दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे अवांछित पौधे या बेकार जो पौधे जमे होते हैं वो जो है सूख जाते हैं या सड़कर गल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन विधियों को अपना सकते हैं यहाँ पर खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। अगला है बच्चों 10वां प्रश्न यहाँ पर, और इसमें पूछा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। क्या उगाना आपने? गन्ने की फसल। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रश्न आपके लिए ये है, फसल को चीनी मिल में भेजना नंबर 1, नंबर 3, 5 में लिखा है यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 में सिंचाई, नंबर 3 कटाई, नंबर 4 बुआई, नंबर 5 मिट्टी तैयार करना, नंबर 6 खेत की जुताई करना और नंबर 7 खाद देना। अब इसको जो है आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या कार्य होगा और उसके बाद क्या होगा। तो उत्तर में आप क्या लगा सकते हैं? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मिट्टी तैयार करनी होगी, फिर खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, खाद देना और सिंचाई, फिर कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। देख रहे हैं ना आप? ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। इसके बाद 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक पहेली है और पहेली में क्या है आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बना हुआ है, यहाँ पर एक टेबल सी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, पहेली अंतराल बना हुआ है। और यहाँ पर क्या करेंगे आपने देखना है कि ऊपर से नीचे की ओर नंबर 1 सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका और बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, नंबर 3 फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और नंबर 6 फसल पक जाने के बाद काटना। इसी प्रकार से बच्चों बाईं से दाईं ओर आपको क्या लिखना है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। नंबर 4 पर लिखना है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। और नंबर 5 पर लिखना आपने रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। नंबर 7 खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। किस प्रकार से करना है सबसे पहले आइए देख लेते हैं उत्तर में। यहाँ पर जो है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देख रहे हैं ना आप, ये तो क्या हो सकता है पारंपरिक तरीका। यहाँ पर नंबर 1 पे लिखना आपने, तो यहाँ पर रह लिखा हुआ है रह, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप है और यहाँ पर टे, तो क्या हो जाएगा रहट। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप रवि, यहाँ पर लिखेंगे आप खरीफ, यहाँ पर लिखेंगे पशुपालन और यहाँ पर जो है कटाई और यहाँ पर उर्वरक और यहाँ पर निराई। तो इस प्रकार से आपकी ये वर्ग पहेली सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दें बच्चों, ये आपका उत्तर कर सकते हैं ना आप। तो इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और जानते रहें अपने कक्षा 8 विज्ञान यानी कि साइंस के सभी चैप्टरों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के नए नए प्रश्नों के साथ।